Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द जेडीए एक्ट। सेक्शन 16 बात करता है फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के फंक्शंस क्या क्या होंगे। सेक्शन 16 ये बोलता है कि मेन ऑब्जेक्ट जो अथॉरिटी का रहने वाला है वो रहने वाला है डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो किसका, जयपुर रीजन का, ठीक है। और उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शंस दिए गए हैं जो कि अथॉरिटी के रहने वाले हैं। तो पहला है कि अर्बन प्लानिंग, जिसके अंदर प्रिपरेशन आ जाएगी मास्टर डेवलपमेंट प्लान की, जोनल डेवलपमेंट प्लान की, सर्वेज इंक्लूड हो जाएंगे, कोई अल्ट्रेशन वगैरह होगी तो वो इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात फॉर्मुलेट करना या फिर सैंक्शन पास करना प्रोजेक्ट और स्कीम्स को। तीसरा एग्जीक्यूट करना उन प्रोजेक्ट्स को और स्कीम्स को। And fourth is to make recommendation to the state government. Fifth is participation with any other authority for the development of Jaipur region. Sixth is coordinate करना execution को of the projects और schemes. Seventh is to supervise कि कैसा क्या चल रहा है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह प्रोजेक्ट का, स्कीम्स का कैसा हो रहा है, एक्सपेंसेस को देखना। ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो दिए जाएंगे जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड से, ठीक है। ये तो होली दिए जा सकते हैं या फिर इन पार्ट। उसके बाद पॉइंट 8 बात करता है प्रिपेयर करना स्कीम्स को, एडवर्टाइज करना, ठीक है। अथॉरिटीज एडवर्टाइज करेंगी डिपार्टमेंट्स को, एजेंसीज को, जिनका काम अंडरटेक करना होगा स्कीम्स को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्कूलिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, मेडिकेयर, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड सिमिलर अदर एक्टिविटीज। देन 9th पॉइंट इनका काम होगा कि एग्जीक्यूशन करना उन प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स का ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 10th इनका फंक्शन होगा अंडरटेक करना हाउसिंग एक्टिविटी जयपुर रीजन के अंदर। 11th टू एक्वायर, होल्ड, मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जैसा भी नेसेसरी लगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अथॉरिटी इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। Then it can enter into contract, agreement or arrangement with any person or organization as authority wants. Okay, then 13 is to prepare master plan for traffic control and management, devise policy and program of action for a smooth flow of traffic and matters connected therewith. And then 14 is to perform functions designated by the state government, जैसा उन्होंने बोला है करने को, in the areas of urban renewal, environment, ecology, transport and communication, water, energy department के अंदर, functional boards and other boards departments के through। 15th फंक्शन इनका होगा पोस्टिंग ऑफ बिल्स, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स वगैरह कहाँ लगानी है, क्या लगानी है, साइन पोस्ट एंड नेम बोर्ड्स जयपुर रीजन के अंदर या फिर जयपुर रीजन के कोई पार्ट के अंदर कहाँ लगेंगे, ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। 16 इनके काम के अंदर ये भी आता है कि रेगुलेट करना इरेक्शन या फिर री इरेक्ट करना किसी बिल्डिंग को या फिर प्रोजेक्शंस को देखना, मेकिंग मटीरियल अल्ट्रेशन, ठीक है। मटीरियल अल्ट्रेशन का मतलब यहाँ होगा कि नॉर्मल कोई छोटी मोटी अल्ट्रेशन करने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी अल्ट्रेशन करनी है ना, कोई और बिल्डिंग उसके साथ खड़ी करनी है या इस तरीके का कोई भी काम है तो वो अथॉरिटी संभालेगी। 17 पॉइंट जो क्यू पॉइंट है तो आप लोगों को ऐसे नंबरिंग से याद नहीं रखना है, ABCD से लेकर S तक है टोटल, तो वैसे याद रखना है। क्यू पॉइंट 17th पॉइंट बात करता है कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए या फिर एनक्रोचमेंट जो कि पब्लिक स्ट्रीट्स पे होते हैं उनको हटाना, ओपन स्पेस बनाना, प्रॉपर्टीज़ में वेस्ट करना, ये सारा काम होगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर वेस्ट करना, ये सारा काम अथॉरिटी का होगा। उसके बाद 18th बोलता है आर टू डू ऑल सच अदर एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स, जो भी उन्हें अच्छा सही लगता है, इंसिडेंटल हो गया, कंडक्टिव हो गया या फिर कोई भी मैटर रिलेटेड टू अकाउंट एक्टिविटीज़ कोई हो गई, जो भी उन्हें सही लगता है वो कर सकते हैं। एंड लास्टली एस पॉइंट बोलता है कि जो भी फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रिस्क्राइब करे, ठीक है, तो वो फंक्शंस अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। के बाद आगे चलते हैं 17 सेक्शन नंबर बात करता है कि नो पर्सन, नो अदर अथॉरिटी और पर्सन टू अंडरटेक सर्टन डेवलपमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी का क्लॉज 1 क्लियरली स्पेसिफिकली ये बोलता है
कि कोई भी अथॉरिटी अदर देन द JDA, तो कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई पर्सन जो है यहाँ पर कोई डेवलपमेंट जयपुर रीजन के अंदर नहीं कर सकता है। तो ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है वो नहीं कर सकता है? तो वो अपने घर में डेवलपमेंट नहीं कर सकता है? नहीं, स्पेसिफिकली ये बोलता है कि जैसा डेवलपमेंट स्पेसिफाई कर दिया गया है अथॉरिटी द्वारा कि वो सिर्फ JDA ही करेगा, तो वो JDA ही करेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह में स्पेसिफाई कर दिया है तो JDA ही करेगा, उसके अलावा नहीं कर सकता। ठीक है, तो नहीं कर सकता ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकता है, बट विद द परमिशन कर सकता है। विदाउट परमिशन अथॉरिटी, कोई अदर अथॉरिटी या फिर कोई पर्सन नहीं कर सकता है कोई भी डेवलपमेंट। दैट पर्पज़ यहाँ पर JDA की प्रायर परमिशन उस व्यक्ति को या फिर उस अथॉरिटी को लेनी होगी। आगे चलते हैं तो क्लॉज 2 बताता है कि किस तरीके से परमिशन ली जाएगी। तो परमिशन ली जाएगी राइटिंग में आपको लिख के देना होगा JDA को। ठीक है, आप क्या डेवलपमेंट अंडरटेक करने वाले हैं। ठीक है, परमिशन के लिए ग्रांट मांगना पड़ेगा आपको JDA से। अब प्रोविजन ये बोलता है कि वो पर्सन डायरेक्टली JDA के पास जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो पर्सन JDA के पास न जाकर किसी लोकल अथॉरिटी को वो परमिशन लेटर दे दे, ठीक है, राइटिंग में, और वो लोकल अथॉरिटी फिर आगे यहाँ पर अथॉरिटी को, जो JDA अथॉरिटी है, उसको फॉरवर्ड कर देगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ दिस लोकल अथॉरिटी। इसके बाद यहाँ पर 17 सेक्शन नंबर का क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाइमलाइन दिया गया है। ठीक है, तो एक पर्सन या फिर लोकल अथॉरिटी द्वारा उसने भिजवाया है यहाँ पे परमिशन लेटर, किसको? JDA को परमिशन लेटर भिजवाया है। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, तो जब से एप्लीकेशन उन्हें मिली है उसके 60 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आइदर दे कैन ग्रांट, आइदर दे कैन रिफ्यूज। इवन ग्रांट के साथ वो लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, या फिर विदाउट कंडीशन भी ग्रांट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, ये 2 बात तो है, लेकिन तीसरी बात कब आती है पिक्चर में? जब वो लोग जवाब ही नहीं देते हैं। JDA जब जवाब ही नहीं देता है 60 दिन के अंदर, तो जब JDA जवाब नहीं देता है 60 दिन के अंदर, तो एप्लीकेंट क्या करेगा? एप्लीकेंट जो करेगा वो जाएगा बाय रिटन कम्युनिकेशन देगा, किसको? यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी को, जो सेक्रेटरी रहेगा JDA का, उसको, या फिर किसी और अदर ऑफिसर को जो कि उसके बिहाफ पर नॉमिनेट किया गया है ऑन द प्लेस ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, तो उसको जाके, मतलब बेसिकली सेक्रेटरी को जाके फिर बताना है। जब सेक्रेटरी को बताया, सेक्रेटरी के नॉलेज में आई ये चीज़, तो उसने भी अगर एक्ट नहीं किया, ठीक है, पहली बात तो ये है कि सेक्रेटरी के नॉलेज में आ गई, ठीक है, कि ओमिशन या नेग्लेक्ट किया गया है JDA के द्वारा, कि ग्रांट नहीं गया, ना रिफ्यूज़ किया परमिशन को। ठीक है, तो विद इन 30 डेज यहाँ पे सेक्रेटरी को एक्ट करना पड़ेगा। इफ द सेक्रेटरी डू नॉट एक्ट विद इन दोज 30 डेज टाइम पीरियड, देन यहाँ पर वो डीम्ड जो एप्लीकेशन है वो डीम्ड ग्रांटेड मानी जाएगी। ठीक है, जैसा भी जो भी लिखा हुआ है उस एप्लीकेशन में, वो पर्सन की, अथॉरिटी की जैसी भी एप्लीकेशन है वो डीम्ड ग्रांटेड मानी जाएगी। क्लॉज 4 ये बात करता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि JDA ने परमिशन ग्रांट कर दी, कुछ कंडीशंस लगाई, कुछ कंडीशंस जो लगाई वो अथॉरिटी या फिर जो पर्सन जो सीक कर रहा था जो परमिशन है या फिर एप्लीकेशन जिसने दी है, तो वो उसको सही नहीं लगी, तो वो पर्सन अग्रीव्ड हो जाएगा। और वो जो पर्सन अग्रीव्ड है बाय द डिसीजन ऑफ द JDA, तो विद इन 30 डेज का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो याद रखना है कि विद इन 30 डेज का टाइम पीरियड है टू अपील। अपील कहाँ करनी है? अपील करनी है टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को अपील करता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन आने वाला है उसके बाद वो डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, शैल बी फाइनल। उसके बाद प्रोविजो ये एक्सप्लेन करता है कि JDA एक्ट के अंदर रहते हुए उस पर्सन को जिसे परमिशन मिल चुकी है उसे ये पावर नहीं मिल जाती है कि वो कुछ भी करे। ठीक है, उसे कॉन्ट्रवीन नहीं करना है, इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसका कॉन्ट्रवेंशन नहीं करना है। हमने 17 के क्लॉज 4 में पढ़ा था कि अपील करने का टाइम 30 डेज है। ठीक है, अपील किसको करी जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को करी जाएगी। लेकिन प्रोविजो बाद में ये कहता है कि अग्रीव्ड अथॉरिटी जो सबमिट कर रहा है अपील, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो जो जिस एरिया, जिस भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट की वो बात कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऐसा अगर सिनेरियो बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा।
जैसे हमने अभी प्रोविजन में बात करी थी कि उस पर्सन को परमिशन मिल जाती है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो कॉन्ट्रवीन करेगा उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन फिर भी वो पर्सन या फिर वो अथॉरिटी कॉन्ट्रवीन करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन से यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रवेंशन जताती है, तो अथॉरिटी के पास ये पावर होगी कि वो पुल डाउन कर ले या डिमोलिश कर दे या रिमूव कर दे उनका जो भी डेवलपमेंट है। इवन आगे तो ये भी लिखा है कि जो वो पुल डाउन करेंगे, ठीक है, जो भी जेसीबी वगैरह चलाने वाले हैं ना, डिमोलिशन करने वाले हैं या फिर रिमूवल करने वाले हैं उस चीज़ का जो भी उस व्यक्ति ने या अथॉरिटी ने बनाया है, ठीक है, इन द कॉन्ट्रवेंशन, तो उस चीज़ का जो डिस्ट्रक्शन भी करेंगे ना वो लोग, तो उसका भी यहाँ पे किराया जो है, जो भी पैसा लगने वाला है, वो अथॉरिटी या फिर उस व्यक्ति से लिया जाएगा जेडीए के द्वारा। उसके बाद सेक्शन नंबर 18 बात करता है पावर्स ऑफ द अथॉरिटी टू गिव डायरेक्शंस। क्लॉज 1 ये बात करता है कि विद रिगार्ड टू सेक्शन नंबर 16 लोकल अथॉरिटी या फिर अदर पर्सन को, अदर अथॉरिटी या फिर किसी व्यक्ति को यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा डायरेक्शन दी जा सकती है जेडी के द्वारा, और वो उन्हें पालन करना ही होगा उन डायरेक्शंस का। और क्लॉज 2 बोलता है कि मान लो वो डायरेक्शन उन्हें अच्छी नहीं लगती, उस लोकल अथॉरिटी को या फिर पर्सन को अच्छी नहीं लगती, तो वो अग्रीड पर्सन के जैसे जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास विद इन 15 डेज। वो डायरेक्शन आने के बाद 15 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। क्लॉज 3 ये बात करता है कि अथॉरिटी के पास सुपरविजन की पावर होगी एंड सो ऑन, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 19 बात करता है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू रिक्वायर लोकल अथॉरिटी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सर्टेन केसेस। बेसिकली ये बात करता है कि जेडीए देखो एक, ठीक है, बड़ा अथॉरिटी है, सब है, बट वही सब कुछ संभाल ले ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एमिनिटीज टू द लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी जिनके जुरिस्डिक्शन में वो पर्टिकुलर एरिया आ रहा है, तो उनका काम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। उसके बाद आता है 19 क्लॉज 2 जो कि बात करता है अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है या फिर अदर अथॉरिटी है, वो प्रोविजंस बनाएंगी एज टू दी एमिनिटीज वगैरह, कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमने क्लॉज 1 में पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह बनाएंगी जो जेडीए ने बनाए नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे वो बना सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट येस दे हैव टू बी स्पेसिफाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसी में रहते हुए उन्हें काम करना होगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20 जो कि बात करता है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट एनी प्लान। सब क्लॉज 1 इसका बात करता है कि सेक्शन 18 क्लॉज 1 में हमने डायरेक्शन पढ़ी थी विद रिगार्ड टू एनी प्रोजेक्ट और दिस स्कीम, ठीक है। लोकल अथॉरिटी या फिर अदर अथॉरिटी या फिर उस व्यक्ति को यहाँ पर परमिशन ग्रांट कर दी गई थी, ठीक है, और उसके तहत उन्हें काम करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी या फिर वो व्यक्ति है, वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाता है, इज़ अनेबल टू फुल्ली इम्प्लीमेंट एनी प्रोजेक्ट और स्कीम जो भी अंडरटेकन बाय इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द जयपुर रीजन, ऐसा होता है तो फिर अथॉरिटी जो है विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो इटसेल्फ अंडरटेक कर लेगी, खुद ले लेगी ये वर्क, और फिर जो एक्सपेंडिचर वगैरह है वो सब इनकर कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट या फिर उस व्यक्ति वगैरह से, ठीक है। क्लॉज 2 कहता है कि अथॉरिटी चाहे तो जयपुर रीजन के अंदर कोई भी मास्टर प्लान, डेवलपमेंट प्लान जो चल रहा है या जोनल डेवलपमेंट चल रहा है या कोई स्कीम है, प्रोजेक्ट है जो चल रहा है ऑलरेडी, जेडीए चाहे तो उसे अपने अंडरटेक भी कर सकती है। जो सब कर रही है जेडीए, अंडरटेक कर रही है, तो ये खुद नहीं कर रही है आगे से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये है कि कोई अब उस काम को किसी ने अबेंडन छोड़ दिया है, ठीक है, कोई सूटेबल अथॉरिटी है नहीं उसको करने वाली, तो फिर किसको दिया जाए, तो जेडीए को दिया जाता है। दूसरा, ऐसे केसेस में भी दिया जा सकता है जहाँ पर वो अथॉरिटी ये काम अब नहीं करना चाहती या फिर नहीं कर सकती ड्यू टू सम रीजन, या फिर लास्टली ऐसा भी कि अथॉरिटी जो है जेडीए खुद भी ये काम मांग सकती है स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके कि हमें ये काम सौंप दिया जाए, हम संभालेंगे इसे। और क्लॉज 3 सिंपली ये कहता है कि जब भी अंडरटेक कर लिया जाता है अथॉरिटी द्वारा वर्क, लोकल अथॉरिटी का या अदर अथॉरिटी ऑफ पर्सन का, तो जो भी उनके पास पावर रहती है एक्सरसाइज करने के लिए लोकल अथॉरिटी के पास, अदर अथॉरिटी के पास, वही सब सारी पावर्स, फंक्शंस एक्सरसाइज कर सकती है यहाँ पर जेडीए।
फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वर्क। क्लॉज 4 बात करता है कि अथॉरिटी चाहे तो काम को अंडरटेक करने से पहले या बाद में जो भी है यहाँ पर मुआयना कर सकती है, यानी कि वो देख सकती है, आसपास सर्वे कर सकती है एरिया, जो जयपुर रीजन का जो उस काम मिलने वाला है या मिल रहा है वो क्या है, किसके बारे में है। और जब सर्वे करेंगे तो सर्वे करते समय इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी मेंबर, जो जेडीए का मेंबर है, ऑफिसर है, सर्वेंट है, ठीक है, अथॉरिटी का, तो वो पहली बात तो एंटर कर सकते हैं किसी भी लैंड पर। दूसरी बात, उसको डिग कर सकते हैं, उसको बोर कर सकते हैं इनटू द सब सॉइल, ठीक है, अंदर डिगिंग वगैरह कर सकते हैं। तीसरा, वो मार्क कर सकते हैं लेवल बाउंड्रीज वगैरह बाय प्लेसिंग मार्क्स, कटिंग ट्रेंच वगैरह, उनको याद रहे उससे। फोर्थ चीज़ ये, जहाँ पर सर्वे कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह मार्क नहीं करी जा सकती हैं, तो कट डाउन किया जाएगा एंड क्लियर करा जाएगा। कोई भी फेंस है, जंगल है, तो वो यहाँ पर उनके पास पावर रहेगी। लेकिन प्रोविजो क्लियरली स्पेसिफिकली ये बोलता है कि अथॉरिटी ऐसी कोई लैंड पे जाने से पहले, सर्वे वगैरह करने से पहले एक नोटिस देगी इस इंटेंशन का, ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन दी regulations. Thank you for watching till the end. Stay tuned for the next chapter.